एक नई नवेली दुल्हन अपनी ससुराल से मायके के लिए जा रही थी और रास्ते में जाते जाते उस लड़की का जो बहुत सारा सामान था वो चोरी हो जाता है। सामान चोरी नहीं हुआ था, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर चली गई थी। चोरी के साथ साथ उसने कहा कि घर जाऊंगी तो घर वाले भी उसे गलत नज़रों से देखेंगे, ससुराल जाऊंगी तो ससुराल वाले भी गलत नज़रों से देखेंगे। इसीलिए उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी की जीवन लीला को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया। तभी उस लड़की को एक ऐसा लड़का मिलता है, एक यंग लड़का। उसने उस लड़की की न केवल जान बचाई, बल्कि जो एक रिश्ता टूटने की कगार पर था उस रिश्ते को भी बचाया। वाकई आज की कहानी बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दो प्रदेशों की, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। दरअसल हरियाणा का लड़का जो कि गुरुग्राम ज़िले के सोहना तहसील का रहने वाला, और जो लड़की है वो उत्तर प्रदेश के ज़िला मैनपुरी का एक इलाका है सिरसागंज, वो वहाँ की रहने वाली थी। शादी समारोह के दौरान इस लड़की की इस लड़के से मुलाकात हो जाती है और पहली ही मुलाकात में परिवार वालों ने ये फैसला कर लिया था कि क्यों ना इनकी दोनों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए एक साथ कर दी जाए, यानी कि पति और पत्नी के रूप में। दिसंबर 1990 की बात है। इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लड़की तब एमए कर रही थी। जून 1991 में ये लड़की पहली बार अपनी ससुराल से मायके के लिए चलती है, अपना रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए। साथ ही लगभग 1 महीने की परीक्षा थी एमए की, उस परीक्षा को भी देना था। लेकिन जैसे ही इस लड़की ने सोहना से आगरा के लिए रोडवेज बस पकड़ती है, तो जैसे ये रोडवेज बस आगरा पहुंचती है तो इस लड़की को लगातार वोमिटिंग हो रही थी, उल्टी आ रही थी। नई नवेली दुल्हन थी, उसके पास एक अटैची, एक बैग और बहुत सारा सामान था। तो वो बैग या अटैची संभालती, पूरी बस खचाखच पब्लिक से, यात्रियों से भरी हुई थी। बार बार उसको उल्टी आ रही थी, तो अपना शीशे को उतारने के बाद वो उल्टी कर रही थी। इसी बीच में उसकी नज़र जाती है अपने बैग पर, और बैग जितना भी सामान था वो सब चोरी हो चुका था। जैसे ही सामान चोरी होता है तो उसकी जो उल्टियाँ आ रही थी वो तो सब भूल जाती है, लेकिन अपने बैग को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। उसके रोने की, चीखने की आवाज़ें जब अन्य यात्रियों तक पहुंचती है तो लोग घबरा जाते हैं, सोचने पर मजबूर होते हैं कि ये लड़की आखिरकार क्यों रो रही है, क्या परेशानी है। तभी बस में बैठे एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा कि बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कोई बात है तो आप मुझसे बताओ। तो वो लड़की रोते हुए कहती है, बाबूजी, मेरा बैग था, मैं अपनी ससुराल से आ रही हूँ और मेरे पास एक अटैची थी, बहुत सारा सोना, बहुत सारे पैसे इसके अंदर रखे हुए थे, नई नई साड़ियाँ रखी हुई थी। अभी तो हाल ही मेरी शादी हुई थी। अगर मैं अपने घर पहुंचती हूं मायके में तो ये मायके वाले भी शायद यकीन करेंगे नहीं करेंगे, उसके साथ ऐसा हादसा हो चुका है। और मैं वापस ससुराल जाती हूं तो ससुराल में मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी कि इतना सारा सामान कैसे चोरी हो गया। मैं किसी को क्या जवाब दूँगी, शायद अब मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है, मैं जी के क्या करूँगी। वो बुज़ुर्ग आदमी, वो सज्जन व्यक्ति इसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस लड़की की, वो रोती हुई लड़की की नज़र पहुंचती है एक 6 फुट के एक हट्टे-कट्टे आदमी पर। उसने टी शर्ट पहनी हुई थी, नीचे ब्लैक पैंट पहनी हुई है, गले में बहुत सारा पाउडर उसने डाला हुआ है। बात करते करते उसकी एक आंख मिच जाया करती थी। उसको देखकर बिल्कुल साफ नज़र लग रहा था कि वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि देखने में ही चोर उचक्का टाइप का लग रहा था। लड़की ने रोते हुए, चीखते हुए उस लड़के का गिरबान पकड़ा और तब तक पकड़े रखा जब तक कि उससे ये पूछते रहे कि तुम ये बताओ मेरा बैग कहाँ है। लड़का तो अंदर था, लेकिन पूरी बस के अंदर उसका जो सारा सामान था वो गायब हो चुका था। पूरी बस परेशान हो जाती है। लंबे सफ़र से लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं था कि आखिरकार वो बैग कहाँ है। ना बैग का पता था, ना अटैची का पता था। वो लड़की रोते रोते, चीखते हुए कहती है कि जल्दी से पुलिस स्टेशन की तरफ ले चलो। लेकिन रोडवेज का जो ड्राइवर था उसे जानकारी थी कि आखिरकार यहीं थोड़ा सा फासले से ही एक पुलिस चौकी है जो फोर्ट चौकी के नाम से मशहूर है। शायद अब है या नहीं है, लेकिन बात 1990 और 91 की है, तो उस वक्त चौकी थी। वहीं पास में ही बिजली घर है, बिजली घर के पास में बस स्टैंड है और थोड़े से फासले से ही वो चौकी थी। उस लड़की के चीखने की आवाज़ें कुछ इस तरह से चल रही थी कि चौकी तक आवाज़ पहुंचती है। और उन दोनों चौकी के प्रभारी हुआ करते थे सब इंस्पेक्टर गिरीश चंद शर्मा। और गिरीश चंद शर्मा ने तुरंत ही, तत्काल ही मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेते हुए अपने सिपाही से कहा कि जल्दी से दौड़कर जाओ, शायद कोई हादसा हो गया है।
सिपाही दौड़ते हो जाता है और गाड़ी के अंदर जाकर देखता है तो एक महिला ने, जो लड़की है जिसकी हाल ही में शादी हुई है, जिसके हाथों के जूड़े से, चूड़ियों से, उसके पहनावे से साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नई नवेली दुल्हन है, शायद कोई हादसा हो चुका है। उस लड़की के साथ कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी, बस लगातार रोए चले जा रही थी। उस लड़की को बड़े ढांढस बताया, तसल्ली दी कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका गिरेबान छोड़ दो। वो पुलिस वाला भी रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन लड़की ने कहा कि जब तक मेरी अटैची, मेरा बैग, मेरा सामान नहीं मिल जाएगा तब तक मैं इसका गिरेबान नहीं छोड़ूंगी। तभी वो पुलिस वाला दौड़ते हुए फिर चौकी के तक जाता है और कहता है, साहब वो एक लड़की है, उसका सामान चोरी हो गया है, वही रो रही है, वही चीख रही है, वही चिल्ला रही है, आप चलिए, बिना आपके बात बनेगी नहीं। सब इंस्पेक्टर भी दौड़ते हुए उसी गाड़ी के अंदर पहुंचते हैं और उस लड़की से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि बहन, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, बिल्कुल परेशान मत हो, जो तुम्हारा सामान है ये सब इंस्पेक्टर तुमसे वादा करता है, तुम्हारा एक एक सामान तुम्हें वापस ला कर देगा, बस इसका गिरेबान छोड़ दो। जैसे ही उस लड़की को भरोसा दिलाया गया तो लड़की मान जाती है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा था कि गिरेबान छोड़ने से काम नहीं चलेगा। पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन उस लड़की ने उसकी टी शर्ट को पीछे से पकड़ लिया। वो हवालात की तरफ उसको लेके जा रहे हैं, लड़की साथ साथ चल रही है और रो रही है, चिल्ला रही है। बार बार वो सब इंस्पेक्टर से एक ही बात कह रही थी, भैया अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं बनती, मैं मर जाऊंगी अगर मेरा सामान नहीं मिला। मसलन सामान इतना ज़्यादा कीमती नहीं था, ज़्यादा नहीं था, 25 तोले सोना था और लगभग इतने ही तोले की या उससे कहीं ज़्यादा की चांदी थी। थोड़े से पैसे थे, बात थी सारी प्रतिष्ठा की, बात थी सारी मान और सम्मान की। जैसे ही सामान गया, मान और सम्मान दांव पे लग चुका था। शादी से पहले कई लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि इन लोगों से शादी मत करो, यहाँ की दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। वही बातें उस लड़की के दिमाग में चल रही थी। अब उस लड़की ने उस चोर का, ये जो भी था वो व्यक्ति, उसकी तो टी शर्ट छोड़ दी, उस पुलिस वाले का दामन पकड़ लिया और कहा कि भैया तुम्हें मेरे परिवार की, सबकी इज़्ज़त बचानी है, अगर आप चाहो तो मेरी मदद कर दीजिए। तब उस सब इंस्पेक्टर ने कहा, बिल्कुल परेशान मत हो। लड़की ने कहा कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो इसी चौकी पर मैं अपनी जान दे दूंगी। सब इंस्पेक्टर परेशान हो जाते हैं क्योंकि बात अब से लगभग 30 साल पुरानी है। उन दोनों थाने चौकी में महिला सिपाही की हर जगह मतलब तैनाती नहीं होती थी, ना ही महिलाएं इतनी ज़्यादा दिलचस्पी लेती थीं। तब सब इंस्पेक्टर ने भरोसा दिलाया और उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम कहाँ के रहने वाली हो, कहाँ से आई हो, ये तो सब जानने की कोशिश की। साथ ही उस लड़की को तसल्ली दी, क्योंकि उसकी लगातार उल्टी करने से, लगातार रोने से, लगातार चीखने से उसकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। वो अपनी जीप में उस लड़की को बैठाते हैं और बैठाने के बाद जो एक रकाबगंज एक इलाका है, वहाँ पर उनका सरकारी क्वार्टर था और सरकारी क्वार्टर में उस लड़की को लेके जाते हैं। सब इंस्पेक्टर के 2 बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ उनको छोड़ देते हैं। लेकिन उस लड़की का ना बच्चों में मन लग रहा था, ना किसी खाने पीने में मन लग रहा था। वो बेइंतहा परेशान थी। अब सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी बनती थी कि उनका सामान वापस लेके आएँ। फिर यहाँ से छूटकर सब इंस्पेक्टर अपने चौकी में आते हैं और चौकी में आने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार इस लड़की की मदद की जाए तो कैसे की जाए। कहानी मैं सुनाऊंगा तो शायद बेईमानी हो जाएगी। आइए उन्हीं सब इंस्पेक्टर के पास चलते हैं। अब वो सब इंस्पेक्टर नहीं रहे हैं, वो डीएसपी से रिटायर्ड हो चुके हैं। सन 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें सम्मानित भी किया था और आजकल वो मेरठ के जो गंगानगर इलाका है वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ रहते हैं। बच्चे हैं, हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब नौकरियों पर है। और जो ये मुल्क रहने वाले हैं, बुलंदशहर में एक सियाना जगह है, वहाँ का एक गांव है, देहरा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। सर आगे क्या हुआ था, ये कहानी अब आप ही पूरी करिए कि आखिरकार जब उस लड़की ने उस लड़के को लाकर आपके हवाले कर दिया था, जिसको छोड़ नहीं रही थी, जिस लड़की ने आपका दामन पकड़ लिया था, तो फिर क्या हुआ था आगे? आपने कैसे मतलब पता करा कहाँ है उसकी अटैची और क्या मिली थी कि नहीं मिली थी? सबसे पहले तो सैफी साहब आपका शुक्रिया, नमस्कार। मैं देखिए, रहस्य रोमांच के बड़े अजीब अजीब किस्से पुलिस विभाग में होते ही रहते हैं जी, लेकिन ये जो कहानी आपने खोजी है जी, यहाँ मैं आपसे स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताना चाहूँगा कि ये मेरे जीवन का, मेरे सेवा काल का भी सबसे ज़्यादा अविस्मरणीय और पारिवारिक और मतलब आत्मिक किस्सा है। सच्चाई ये है कि मुझे अपनी याददाश्त के मुताबिक काफ़ी कुछ मैटर आपने जहाँ से भी कलेक्ट किया है उससे मेरी याददाश्त के मुताबिक इस
महिला, अब तो जब उस जमाने में तो युवती थी ये अर्चना, इसका नाम अर्चना राघव है। अर्चना राघव नाम है, नाम लेना भूल गया था। अर्चना राघव है। और सही बात है, उस समय इसकी उम्र अधिकतम 22-23 साल रही होगी। शादी को लगभग 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। ये 6 महीने ही हुए थे। हाँ, तो इसने क्या करा, चीखना चिल्लाना। और मैं तो आज भी याद करता हूँ, इसने जिस व्यक्ति का गिरबान पकड़ रखा था वो हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था, मुरादाबाद का भातू था। भातू एक क्रिमिनल कौम है मुरादाबाद की, सब जानते हैं जी। और बड़े दावे के साथ इसका ये चिल्लाना था कि मेरी अटैची इसके पास है। अब हमने चौकी पे लाके उसको तो कस्टडी में ले लिया। अब इस सवाल ये था कि इसको अकेली को, महिला को तहरीर मैंने लिखवा ली थी, चोरी की तहरीर लिखवा ली, और तहरीर मैंने थाने भेज के मुकदमा भी दर्ज करा दिया। लेकिन मैंने कहा अब मैं अपना तफ्तीशी काम मैंने शुरू किया, तो इसको, बच्ची को ना तो मैं भेज सकता था घर, और कुछ इसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए भी मुझे लग रहा था कि अगर इसको अकेली रवाना कर दिया तो ये कुछ गलत कदम, हाँ, भावुकता में कुछ ऐसा ना कर बैठे। तो मुझे इससे एक व्यक्तिगत सहानुभूति हुई, तो मैंने कहा तुम मेरी पत्नी के पास बैठो। हमारी धर्मपत्नी जी ने इनको सांत्वना दे के बिठाया, बच्चों में रही। और फिर अपने उस ज़माने के संसाधन जैसे थे, मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन फ़ोन से ट्रंक कॉल के जरिए खबर भी कराई गई। बाद में इनके भाई भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं। लेकिन मैंने अपना जब तफ्तीशी ऑपरेशन शुरू किया, तो देखिए ये मेरे जीवन का एक अजीब ही वो है कि इतने मतलब इंटरोगेशन का जो मैंने मेथड अपनाया, अब यहाँ मैं कहना उचित नहीं समझूंगा कि वो शाम तक, रात तक वो सही पता नहीं बता रहा था। रात को तो ये क्लियर हुआ कि ये भातू है। फिर उसने बताया जी मेरे 2 साथी और हैं, वो सामान ले गए हैं, वो पहले संजय प्रिंस होटल में गए हैं, होटल में उन्होंने कपड़े चेंज किए हैं। मैं होटल भी गया, होटल वाले ने भी बता दिया जी निकल गए। फिर मैंने अपना नेटवर्क, उस ज़माने में मैनुअल वर्किंग होती थी, उस ज़माने में कोई कॉल डिटेल सिस्टम कुछ नहीं था। अपने मुखबिर लगाए। ताजगंज में एक जगह है आगरा में, बसई, वहाँ बेड़िया समुदाय के लोग रहते हैं। उनकी भातुओं की लड़कियाँ बेड़ियों में ब्याही हैं। मैंने कुछ उनसे रिलेटेड बेड़िए उठाए। फिर कुछ ऐसा प्रेशर बना, तीसरे दिन तो इतना प्रेशर बन गया कि साहब चलिए मुरादाबाद। और सबकी निगाहें मेरी तरफ थी कि चलिए मुरादाबाद, आपको सामान मिलेगा। क्योंकि असली क्रिमिनल तो मुझे भी नहीं छोड़ना, ना किसी को छोड़ना। सही बात है। लेकिन मेन क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जो मैंने कुछ ऐसे अपनी असिस्टेंस के लिए कस्टडी में ले रखे थे, उनका बहुत अच्छा प्रेशर बना। और मेरी इस काम में एक, शायद अब आगरा में हैं या नहीं ये तो नहीं कह सकता, एक वकील साहब हुआ करते थे, नसीम कुरैशी। उन्होंने बड़ी मदद की, क्योंकि वो एडवोकेट थे, प्रोफेशनली वो बेड़ियों के वकील थे। बोले साहब इनका कोई कसूर नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये मुझे उस ठिकाने पे ले चले जहाँ मेरा सामान गया है जी। हम साहब जाते हैं रात में। हमने मुरादाबाद की आदर्श कॉलोनी जिसको बोलते हैं, उस ज़माने में भातू कॉलोनी बोलते थे। अच्छा। अब उसका नाम बदल दिया है और फेमस है। तो उसमें हमने दबिश दी, एक पकड़ा, एक नहीं मिला। और जिसको पकड़ा, और उन्होंने जो साथ गए थे हमारी हेल्प में, आगरा के बेड़िया समाज के लोग, उनका नाम नहीं लेंगे हम, दुनिया में होंगे भी नहीं, पता नहीं, जिम्मेदार लोग थे। उन्होंने जाके, सामान बढ़ चुका था। और जब 1 घंटा 1.5 घंटा तो हमको इस बात में लगा कि घर घर से सामान इकट्ठा होके आया। और जब वो अटैची भी आ गई, अटैची फुल साइज की अटैची थी। जब वो अटैची भरी गई, कपड़े भी भरे गए, सोना भरा गया, जेवर भी भरा गया, चांदी भी। तो मैंने कहा भाई अब बताओ हो गई? तो उन्होंने कहा सब यही है। हमने कहा देख लो, एक चीज़ के लिए दोबारा ना आना पड़े मुझे। तो एक एक चीज़, यहाँ तक कि एक आध साड़ी फालतू भी आ गई थी, हो सकता है उनके घर के मेंबर की हो, उन्होंने सब भरी। फिर एक बदमाश को लेके, सामान को लेके जब मैं आता हूँ, तो मैंने कहा अर्चना जी पहचानो अपने सामान को। उसने, बच्ची ने सब पहचाना। जो फालतू था उन्होंने कहा भैया ये मेरा नहीं है, लेकिन मेरा जो कुछ में है वो सब मेरा है और सभी है। तो उसको तो खुशी हुई होगी भाई, देखिए चोरी गई, मेहनत की कमाई उसकी मिल गई। लेकिन मुझे बड़ी आत्मिक संतुष्टि हुई कि इस लड़की के ऊपर जो कलंक लग सकता था, देखिए जो भी उसकी पारिवारिक स्थितियां रही हों, क्योंकि बाद में जानकारी मिली अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर फुटबॉल के रहे हैं करमवीर सिंह राघव जी।
और इस समय वो जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर है, पार्लियामेंट स्टेट में। अच्छी फैमिली है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार की फैमिली है उनकी। अब देखिए, और उसके बाद सामान तो बाद में कोर्ट से प्रोसीडिंग सब पूरी होने के बाद मिल गया, अपराधी जेल चले गए। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि उस अर्चना ने उस वक्त से आज तक मुझे धर्म भाई माना है और मेरी वो धर्म बहन है। और ऐसी बहनें प्रतिवर्ष मुझे राखी भेजती है। मेरे हर पारिवारिक फंक्शन में, समारोह में आना जाना है। प्यारे प्यारे एक बेटा बिटिया है उन पे। राघव जी मेरठ में भी पोस्ट रह चुके हैं, मैनेजर रह चुके हैं। और मुझे हार्दिक खुशी ये होती है, अच्छा कुछ चीज़ें यादें मेरी धूमिल हो रही हैं, लेकिन मुझे आत्मिक खुशी होती है कि मैंने पुलिस में रह के ये रिश्ता तो जन्म ले ही लिया रिश्ते ने, पर मैंने देखिए उन परिस्थितियों को मैं आकलन करता हूँ कि ना तो अब वो पीड़िता थी, वो ऐसी महिला तो थी नहीं अपराधी वाली कि जिसको कस्टडी में लिया जाए। सही बात। उस पीड़िता को सम्मानजनक तरीके से मैंने घर परिवार के सदस्य के रूप में रखा और परिस्थिति को समझते हुए रखा और नहीं तो रिपोर्ट लिखाइए, आप अपने घर जाइए। सही बात। अब घर जाने का मतलब मेरे दिमाग में उस समय, और आज वो कभी कभी याद करती है अब के कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि उसका भी मानसिक स्थिति बेहद परेशान थी वो। तो साहब सैफी साहब, मैं तो आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे सेवा काल में से इस किस्से को कहाँ से खोजा। लेकिन मैं उस रिश्ते को आज भी और जब तक जीऊँगा, और वो मेरी बहन भी, वो लड़की भी मेरी छोटी बहन की तरह है वो, और छोटी तो है ही है, लेकिन इतना वो मेरे घर परिवार से, मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से इतना प्यार करती है। अब रक्षाबंधन आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगी। सही बात। वो आ जाती है। वाकई ये कहानी बहुत दिलचस्प रही है। अर्चना जी उस टाइम नई नवेली दुल्हन थी और उस टाइम प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन कुछ दिन के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो वो पेट में ही मर जाता है। वो इनके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी होती है। लेकिन उसके बाद एक बेटा और एक बेटी पैदा होते हैं। दोनों की उम्र लगभग 26-27 साल के आसपास है। अगर वो अटैची वापस नहीं मिलती तो शायद ये रिश्ता लंबे समय तक कायम नहीं होता। लेकिन अर्चना जी से जब मेरी बात चल रही थी फ़ोन पर, तो वो कहती हैं कि उनके पति जो करमबीर सिंह राघव हैं, जो कि फ़िलहाल SBI में चीफ मैनेजर भी हैं और उस टाइम फौजी थे, तो उन्होंने कहा कि अर्चना, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी ज्वेलरी कैसी थी, कैसी नहीं थी? कहीं परिवार के लोग सवाल ना खड़े कर दें, तो इसलिए हम ऐसी ही, जैसी वो ज्वेलरी थी वैसी ही हम नकली ज्वेलरी बनाकर तब घर चलेंगे, इसलिए रिश्ता भी कायम रहेगा, जो परिवार के लोग हैं सवाल भी नहीं उठाएंगे। तब अर्चना जी को लगता है कि वाकई उन्हें जो पति मिला है वो बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत दिलचस्प इंसान है। मेरी उनसे भी बात हुई थी और ये कहानी कई लोगों से मिली है। थोड़ी थोड़ी कहानी अर्चना जी से भी पूछी है। सर से आपने सीधे बात कर ही ली है। करमबीर सिंह राघव जी ने भी अपनी तरफ से बताई है। और दिलचस्प बात यह है, 1965 में जब युद्ध चल रहा था तो उनके पिताजी शहीद हो जाते हैं। तो ये परिवार वाकई बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। सोहना इलाके का एक गांव लगता है, खेरला गांव के ही रहने वाले हैं। तो ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। 9 दिसंबर को शादी हुई थी और जून के अंतिम सप्ताह में 1991 में ये चोरी की वारदात हो जाती है। 6-7 महीने ही रिश्ता चला था। टूटने के कगार पर पहुंचने की संभावना से पहले ही इन्होंने उस रिश्ते को एक कच्चे धागे से बांध दिया है, जो आज तक नहीं, जब तक रहेंगे तब तक वो ऐसे ही कच्चे धागे से बंधा रहेगा। एक धागा इन्होंने अपने हाथ में बांधा था, एक धागा उन्होंने उस परिवार के साथ बांध दिया था, जो ये रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो तो गिरीचंद शर्मा जी जैसे बहादुर पुलिस मैन को आप याद कर लीजिएगा, आपके साथ अच्छा ही होगा। जाते जाते जैसे रोज़मर्रा की तरह मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। तो उससे पहले मैं ये संदीप बैरागी हैं, आज इनका जन्मदिन है। RJ अमानत हैं, इनका भी जन्मदिन है। वंशिका हैं, इनका भी जन्मदिन है। जावेद, सुहेल, शादाब, रोशन खान, नाजिया, आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। 30 तारीख आज अंशु जी का भी जन्मदिन है। अंशु जी, आप जो कि लखनऊ से रहने वाली हैं, इनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही यूट्यूब पर अखिलेश कुमार यादव हैं, गुजरात से दिलावर भैया हैं, असम से किशन दर्जी हैं, सोहन राठौर हैं, राजेश राठौर हैं, अनीता MBM हैं, जयकरण भोगी हैं, शाहिद खान हैं, कोलू शर्मा हैं, गुलाब मुमताज़ खान हैं, सुजीत कुमार हैं, कल्याण यादव हैं, कमल सिंह पाल हैं और जय हिंद जय भारत,
मेरे को पता नहीं क्या लिख दिया है इन्होंने। अच्छा, राजू सिद्दीकी हैं, तौसीफ़ रजा हैं, निशांत सोम हैं, गुलाब सैफ़ी हैं बिहार से, जो फेसबुक पे कमेंट किया था, नाम लेने के लिए अपील की थी। नीतीश कुमार हैं, जुनेद शेख हैं, पंकज दुबे हैं, गोवर्धन सिंह राजपुरोहित जैसलमेर राजस्थान से हैं, अरविंद कुमार हैं, साबिर मलिक हैं, सुरेंद्र गौतम हैं, मुस्तफ़ा अंसारी हैं, गौरव और सुमित जो कि रीवा के रहने वाले हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।